जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल सिलेबस है 2025 के एग्जाम के लिए, उस पूरे सिलेबस को साथियों कंप्लीट करेगी ये वीडियो। मैं कहूंगा साथियों, इसमें चारों विषयों का संपूर्ण सिलेबस को मैंने समाहित किया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, इस क्लास के हिंदी के सवाल, सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के सवाल और रीजनिंग और मैथ के सवाल साथियों देख लेते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपका एग्जाम साथियों क्रैक होने से आप रुक जाए। तो मैं कहूंगा साथियों, सबसे पहले मैंने हिंदी के वैसे ही साथियों 20 सवाल लिए हैं जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, और इसमें आपका जो टारगेट होना चाहिए वो साथियों 11 से 12 का होना चाहिए। यानी कि हिंदी के इन 20 सवालों में से हर हालत में आपको 11 से 12 सवाल बिल्कुल सही करना है अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो बहुत तेजी के साथ साथियों ये क्लास चलेगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रखे हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है, तो परिशिष्ट की अगर बात करें, ये हो गया परिश और ये हो गया साथियों शिष्ट। तो कैसे लिखा जाएगा साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपका भी आंसर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों, आपको बताना है विलोम, किस वर्ड का, आपको मुनाफा शब्द का विलोम बताना है। तो मुनाफे का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, मुझे बताइए। देखिए, अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि लाभ का विलोम क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ का विलोम हानि होता है। अगर बात करते हैं साथियों बढ़ोतरी का विलोम क्या होता है, तो बढ़ोतरी की अगर विलोम की बात करें तो साथियों घटोतरी होता है, ठीक है ना। और बढ़ावे की अगर बात करें साथियों, बढ़ाव की अगर बात करें तो घटाव होता है। क्या होता है साथियों, घटाव होता है। लेकिन जब हम मुनाफे की बात करते हैं तो मुनाफे का विलोम क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि स्थावर का आपको विलोम बताने। देखिए, हर एक चैप्टर को यहां पर लिया गया, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन यहां पर लिए गए। स्थावर के विलोम की अगर आपसे पूछे, या अगर साथियों मैं कहूं कि जड़ का विलोम क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम पे पूछे कि जड़ का विलोम क्या होता है, तो आपको चेतन बताना है। क्या जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा। और स्थिर की अगर बात करें साथ, तो स्थिर का विलोम क्या होगा, एक बार मुझे बताइए। स्थिर का विलोम गतिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, स्थिर का विलोम आपका गतिमान हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें कि स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, तो जंगम हो जाएगा। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्थावर का विलोम साथियों जंगम होता है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि ग्राम का रहने वाला, यानी कि जो ग्राम का रहने वाला हो उसको क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसको तो ग्रामीण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, उसको ग्रामीण कहा जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि आपको बताना है समानार्थी शब्द किस शब्द का, नदी का। तो नदी की जब हम बात करते हैं साथियों, नदी को चंचला थोड़ी ना कहा जाता है, तरणी भी नहीं कहा जाता है साथियों, क्या, और लहरी भी नहीं कहा जाता। मैं कहूंगा कि नदी को सरिता कहा जाता है। अब सरिता कहा जाता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि दिन दूना रात चौगुना, इसका मतलब क्या होता है, दिखावा करना नहीं, दिन से रात 4 गुना बड़ी है नहीं, खूब उन्नत करना, बिल्कुल साथियों खूब उन्नति करना, मैं कह सकता हूं दिन दूना रात चौगनी होना। यानी कि आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए सही वर्तने वाला शब्द, यानी कि ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी बता दीजिए सही वर्तनी क्या हो सकती है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए प्राविधिकी लिखा जाता है या प्राविधिकी लिखा जाता है या प्रतिधिकी लिखा जाता है। मैं कहूंगा साथियों कौन सा वर्ड यहां पर सही है, प्राविधिकी वर्ड यहां पर जो है ना वो बिल्कुल सही है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमर का विलोम आपको बताना है, आप साथियों बताइए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शाश्वत का विलोम क्या होता है, तो शाश्वत का विलोम क्या होता है, क्षणिक होता है। क्या होता है साथियों, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। अगर अजर की बात करते हैं तो अजर का विलोम पता क्या होता है साथियों, जरा होता है। क्या, जरा होता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं चिरंतन का विलोम क्या होता है, तो नश्वर होता है। क्या होता है साथियों, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अमर का विलोम क्या होगा, तो अमर का विलोम साथियों मर्त्य होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों, अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका पेपर है साथियों एसएससी जीडी 2025 के वर्ष में जो होने वाला है, अगर आपको जितना पढ़ाया जाए उतना अगर आप कर लेते, तो मेरा मानना है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको एग्जाम को क्रैक करने से रोक दे। बस डेली साथियों, आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली एक ऐसी इसी प्रकार की वीडियो आपको दूं जिसमें हिंदी हो, जिसमें सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर हो, जिसमें रीजनिंग हो, जिसमें मैथ हो। यानी कि अगर आप अपने एग्जाम तक
एक ऐसी वीडियो देख लेते हैं तो मैं कहूंगा कि सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। फिर एग्जामिनर की उतनी औकात नहीं कि वो जहां से सवाल बनाएगा वो हर एक चीज आपको आती होगी, क्योंकि धीरे 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 मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि जहां तक एग्जामिनर का माइंड जाएगा कि भाई वहां से सवाल उठा लूं या वहां से सवाल उठा लूं, सब कुछ साथियों कंप्लीट कर डालोगे, सब कुछ बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ जाओगे एग्जाम हॉल में से, ठीक है ना। तो आप साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर ये समझ लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आधा सिलेक्शन आपका ऐसा ही हो गया, फिर आपको आधी मेहनत करवा दी जाएगी सिलेक्शन के लिए, तो पूरा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब यहां पर देखिए साथियों, कह रहे कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, केवल इसलिए वह तुरंत यहां ना आ सका। तो इसमें कहां पर साथियों त्रुटि है मुझे बताइए। चलिए देखिए, केवल इसलिए थोड़ी ना होना चाहिए, ये होना चाहिए इसलिए वह तुरंत यहां ना आ सका। तो कहां पर दिक्कत है, जहां पर केवल लिखा है, केवल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मीठी छुरी चलाना, इसका मतलब क्या होता है, आकर्षित करना नहीं, विश्वासघात करना, विश्वासघात करना मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि विश्वासघात करना एक तरीके से मीठी छुरी चलाने के बराबर ही होता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि गाल फुलाने का मतलब क्या होता है। तो गाल फुलाने का मतलब क्या होता है, रूठना होता है। क्या होता है साथियों, रूठना होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर साथियों बात करें, कुछ चीजें मैं आपको साथियों बतला दे रहा हूं। अक्षम किसे कहा जाएगा, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जिसमें कुछ ना करने की, क्या कुछ ना करने की क्षमता हो, उसको क्या कहा जाएगा, अक्षम उसको कहा जाएगा। अकिंचन की अगर बात करें साथियों, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाएगा, अकिंचन कहा जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रमुख कैसे लिखा जाता है। तो प्रमुख की अगर बात करें कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो प्रमुख तो ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आपको बताने कि इनमें से कौन कौन से हिमालय के पर्यायवाची हैं। तो हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। उसके अलावा साथियों हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है, नगराज कहा जाता है, लेकिन ऋतुराज नहीं कहा जाता है। अब नहीं कहा जाता है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कृषांगी की अगर बात करें, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे या साथियों ऐसे लिखा जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कृषांगी, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बात करें आपको एग्जाम पास करना है, तो आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए एक पीडीएफ तैयार की गई है। वो पीडीएफ साथियों कैसी है, देखिए अभी साथियों आपका जो फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, क्या फरवरी 2024 में, ये तो 25 लिखना चाहिए, 25 हो गया। फरवरी 2024 में आपकी जो परीक्षा हुई थी, इसमें जितनी साथियों शिफ्ट हुई हैं उन सभी का साथियों क्या साथियों सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया। क्या सॉल्यूशन तैयार किया गया, यानी कि उन सभी शिफ्ट्स का हल सहित आपको पीडीएफ दी जाएगी। उसमें साथियों हिंदी होगी, हिंदी का सॉल्यूशन, रीजनिंग का सॉल्यूशन, जीएस का सॉल्यूशन और मैथ का सॉल्यूशन, सब कुछ साथियों होगा। और जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, उसके नीचे ही उसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, ऑप्शन है उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। ऐसे ही मैथ का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। ऐसी जीके और ऐसे हिंदी भी है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा अगर आप इन पीडीएफ को तैयार कर लेते तो आप के एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग का तो ये समझ लीजिए हर एक कॉन्सेप्ट इसमें है, इससे बाहर एसएससी जीडी 2025 का पेपर नहीं आ सकता। तो ये पीडीएफ आपको साथियों सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एसएससी जीडी 2025 करके लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके ये दोनों पीडीएफ साथियों, दोनों नहीं बल्कि ये एक पीडीएफ आप पालेंगे, ठीक है ना। तो इस एक पीडीएफ में सभी शिफ्ट आपको मिल जाएगी। चलिए तो उदय का विलोम शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई सूर्य उदय सूर्य अस्त, तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल है, कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पराग का समानार्थी क्या होगा। तो पराग को केशर भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए कह रहे कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो यहां पर आपको बताना है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या यहां पर यह आना चाहिए
कि यहाँ पर ये आना चाहिए कि किस बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती, ये आना चाहिए इस अंत वाले वाक्य में। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, ये आना यहाँ पर चाहिए, या बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर समस्याएं है लिखा हुआ है नहीं आना चाहिए। एक होता है साथियों है, ये सिंगुलर है, और ये क्या है, एक सेकंड, ये साथियों ये है, और एक होता है क्या साथियों, एक होता है ये है, अंक की बिंदी लग जाती है, तो ये वाला है लिखा हुआ है, मैं कहूंगा यहां पर ये आना चाहिए। और पूरा वाक्य आपका कैसे बनेगा कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको तो अकिंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उसको अकिंचन कहा जाता है। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करें अक्षम के बारे में, मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं होती उसको अक्षम कहा जाता है। जिस बच्चे के मां बाप ना हो उसको अनाथ कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, या 2 वर्षों में। तो अगर बात करें साथियों देखिए जो भारत का संविधान था ना वो कब से कब तक, यानी कि इसका कितना समय लगा था, 11 साल 11 माह 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इसको तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय का लगा था। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, कम से कम अनुच्छेद 1 तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत जो है ना ये राज्यों का एक संघ है। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, साथियों फटाफट आप लोग देखकर मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें कहीं पर भी ये अल्पसंख्यक लिखा हो तो अल्पसंख्यक से संबंधित सिर्फ 2 अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद 30। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है, मैं कहूंगा अनुच्छेद 29 कहता है। यह आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। और जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है ना इनकी स्थापना अल्पसंख्यक लोग कर सकते हैं। अगर अल्पसंख्यक लोग चाहें तो वो हर प्रकार के इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं। इस बात का जिक्र जो किया गया है वो अनुच्छेद 30 में किया गया, तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए होती है, तो 30 वर्ष आयु चाहिए होती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो असल में उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो मैं कहूंगा साथियों कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो एक शहर है विजयवाड़ा, ये किस नदी के किनारे पर है, तो ये साथियों कृष्णा नदी के किनारे पर है। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। जब हम गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है साथियों, नासिक शहर है। ये आपसे बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें महानदी के किनारे पर कौन सा शहर है साथियों, तो कटक है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और एक शहर और है साथियों, क्या अगर बात करते हैं एक शहर है साथियों तिरुचिरापल्ली, क्या इसका नाम है, इसका नाम है साथियों तिरुचिरापल्ली इसका नाम है। और ये शहर साथियों कावेरी नदी के किनारे पर है। ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पाल वंश के पहले शासक कौन थे, तो पाल वंश की स्थापना की अगर बात करें किसने की थी साथियों, गोपाल ने की थी। और यही पाल वंश के पहले शासक कहलाए जाते हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, तो इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, मैं कह सकता हूं कि अकबर की अगर बात करें तो अकबर साथियों कौन थे, अनपढ़ थे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो कौन थे वो बदायूनी थे जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीति की साथियों आलोचना की थी, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अभी तो आप लोग 40 क्वेश्चन तक
पूरे सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के सवाल देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग होगी और उसके बाद मैथ होगी। यानी कि हमारा जो टारगेट है साथियों, क्योंकि टारगेट सिलेक्शन इसका नाम है चैनल का, और हमारा टारगेट है साथियों कि 80 प्रश्नों में से, क्या एसएससी जीडी के 80 प्रश्नों में से आपका तकरीबन 70 से ऊपर स्कोर आए, 72 आए, 73 आए, यानी कि 70 प्रश्न आप बिल्कुल सही करो, 70 से ऊपर ही प्रश्न सही करो। अगर आप ऐसा हो जाता है तो ये समझ लीजिए जो भी आप पहले पद पर देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस में पहले नंबर पर साथियों जो भी पोस्ट देंगे उसमें आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100% सिलेक्शन है, ये समझ लीजिए। फरवरी 2024 में जो पेपर हुए थे, हजार लोगों को सिलेक्शन देने के बाद अब 2025 वाले एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से उड़ाने की पूरी योजना साथियों तैयार हो चुकी है। हमारी पूरी टीम तैयार है आपके एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करवाने के लिए, ठीक है ना। तो स्मार्टली तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और इस बार एसएससी जीडी में 39,000 पोस्ट में से एक सिलेक्शन, एक सीट आपकी पक्की करवाएंगे, यही हमारा एक उद्देश्य है। चलिए, तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख साथियों कौन सा है? तो 13वां शिलालेख है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था? देखिए, कनिष्क के समय में जो दरबारी चिकित्सक थे ना, वो चरक थे। वो कौन थे साथियों? वो चरक थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका उसी के साथ जाएगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण साथियों कहां पर प्राप्त हुआ था? तो इनको कहां पर साथियों प्राप्त हुआ था बताइए। तो इनको अगर बात करें क्या कुशीनगर में? मैं कहूंगा बिल्कुल कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगर इनकी मृत्यु पूछ लेना तो मृत्यु कह लो या महापरिनिर्वाण कह लो, बात एक ही है। अगर इनके जन्म की अगर बात करें साथियों तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? नेपाल में इनका जन्म हुआ था, यानी कि नेपाल के लुम्बिनी में। कहां पर साथियों? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं, तो बिहार के बोधगया में। कहां पर साथियों? बिहार के साथियों बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और गौतम बुद्ध को साथियों एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या साथियों? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कि प्रतिध्वनि, जैसे कि पलट कर ध्वनि आ सके, तो सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी साथियों 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बिल्कुल एक्यूरेट की बात करें तो साथियों 16.6 मीटर भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप उसको लगा लेंगे, लेकिन आसपास कहा गया है तो 17 मीटर साथियों आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? देखिए, ध्वनि अगर बात करें ना तो गैस में यात्रा कर सकती है, उसके अलावा द्रव में, उसके अलावा धातु में, लेकिन निर्वात में नहीं कर सकती है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का संचरण होता है ना, ये ठोस द्रव गैस में होता है, निर्वात में नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में साथ पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। रेडियो तरंगों, यानी कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में, मैं कहूंगा रेडियो तरंगों में, विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए साथियों, करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे कि नेपाल देश जो है ना, ये भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो किसने जीता है? इनका नाम है पंकज आडवाणी, और पंकज आडवाणी ने साथियों वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कर्नाटक की, तो आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अगला सवाल है, कह रहे कि किस बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की है? तो क्या साथियों अगर बात करें आरबीएल बैंक की, अगर बात करें तो आरबीएल बैंक ने ही विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की है, आपको मालूम होना चाहिए। यह साथियों करंट अफेयर के सवाल है, और जो भी मैं
आपको क्लास कराऊंगा ना, वहां पर जीके जीएस तो कराऊंगा और उसके अलावा करंट अफेयर भी आपको कराऊंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसने आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है साथियों, मुझे बताइए। किसने किया है साथियों? राजनाथ सिंह ने किया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है, वैसे ही फ्रांस किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो अब आपके साथियों कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो सभी लोग, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कैनबरा जो है ना साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है साथियों? पेरिस है। तो पेरिस कौन से ऑप्शन में लिखा है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। देखिए अब यहां पर साथियों नंबर सीरीज वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज वाला। जैसे कि सबसे पहले 100 है, उसके बाद 96 आ गया और उसके बाद 88 आ गया, ठीक है ना, उसके बाद 88 आ गया और फिर साथियों 76 आपका आ गया और 76 के बाद आपका 60 आ गया। तो अब आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहां पर तो साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि 4 घटा है। यहां पर साथियों कितना घटा है? यहां पर साथियों -8 हुआ है। 88 से 76 हुआ है तो 10 2 12 साथियों 12 यहां पर घटा है और 76 से यहां पर साथियों 16 घटाया गया है। तो अब आप खुद देखिए, 4 से 8, 8 से 12, 16 और फिर यहां पर 20 आ जाएगा, यानी कि इसमें जब आप 20 घटाएंगे तो साथियों 40 आ जाएगा। तो 40 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। साथियों अगर आप रीजनिंग में पूरा स्कोर लेना चाहते हैं, क्या रीजनिंग में सभी सवालों को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम तो आपका बहुत शानदार करवा के मैं छोड़ूंगा। चलिए अब आपको साथियों यहां पर एक चीज नजर आ रही होगी, ठीक है, एक चीज नजर आ रही होगी। यहां पर आपको ये बताया गया, देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे कि एक ये आरेख जो है ना, ये छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये आरेख, उसी को मैंने बड़ा करके बना दिया। अब आपको बताने के वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध को निम्नांकित वेन आरेख के द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से दर्शाया जा सकता है। साथियों बताइए, देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या के ये आरेख बन सकता है? नहीं। मक्का, चावल, गाजर ये बन सकता है? नहीं। मानव, पुरुष, राजनेता, अगर मान लीजिए साथियों मानव ये हो गए और पुरुष ये हो गए, राजनेता ये हो गए, क्योंकि कुछ पुरुष राजनेता भी हो सकते हैं और राजनेता साथियों पुरुष हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे उपयुक्त ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक निश्चित गुट भाषा में, क्या एक निश्चित गुट भाषा में GRAPES को 66 लिखा जाता है? तो उसी कूट भाषा में PRAISE को क्या लिखा जाएगा? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो लेटर पोजीशन है ना, प्लेस वैल्यू इनकी है। जैसे कि A जो है ना वो 1 पर आता है, B साथियों 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है, Z साथियों 26 पर आता है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो G जो है ना साथियों 7 पर आता है, प्लस R 18 पर आता है, A 1 पर आता है, P 16 पर आता है, E 5 पर आता है और S 19 पर आता है। इन सबको जोड़कर साथियों 66 बनाया गया है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल इन सबको जोड़कर ही 66 बने, क्योंकि आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 और 6 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 8 29 हो जाएगा। 29 7 आपका कितना हो जाएगा? 29 और 7 आपका कितना हो जाएगा साथियों? 35 हो जाएगा, ठीक है ना। 29 और 7 आपका कितना हो गया साथियों? 36 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी बहुत आसान चीजें जो है ना वो हो नहीं पाती है। 36 हो गया। अब हासिल का 3 लग गया, 3 और 1 4, 4 5, 5 और आपका 6, तो साथियों यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि 6 और 6 66 हो गया। तो मैं कहूंगा इसको भी साथियों उसी प्रकार से करा लीजिए। P 18 पर आता है, P 16 पर आता है, R 18 पर आता है, P 16 पर आ जाएगा और R 18 पर आ जाएगा, A 1 पर आ जाएगा और I 9 पर आ जाएगा, S 19 पर आ जाएगा और E 5 पर आ जाएगा। अब इसको साथियों काउंट कर लीजिए। 9 और 9 18, 18 और 8 बोले तो 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37, 37 का आ जाएगा 7, हासिल लग जाएगा 3, 3 और 1 4,
और एक ये 5 6 यानी कि 67 आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन में 67 है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में 67 है। कौन से वाले में? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश किया करिए। अगर आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि यदि प्लस और माइनस तथा 5 और 7, ठीक है ना, इनको आपस में बदल दिया जाए, यानी कि जहां पर आपको प्लस देखने को मिले माइनस लिख दो, जहां पर माइनस देखने को मिले प्लस लिख दो, जहां पर 5 देखने को मिले 7 लिख दो, जहां पर 7 देखने को मिले 5 लिख दो। ऐसा आपको करना है और ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, 18 है ना, 5 7 का कहा गया है एक तो, यानी कि ये और ये हमें बदलना है। 18 जैसे वैसे लिख दीजिए, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 जैसा है वैसे लिख दीजिए, भाग जैसा है वैसा लिख दीजिए। 7 की जगह पर क्या आ जाएगा, 5, 7 की जगह पर साथियों 5 आ गया, और गुणा का गुणा लिख दीजिए। 15 जैसा वैसा लिख दीजिए, और 5 की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, 7 आ जाएगा। प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और साथियों प्लस की जगह पर फिर माइनस हो जाएगा। 3 जैसा वैसा लिख दीजिए। अब इसको अगर साथियों कैलकुलेट करें, देखिए 18 प्लस आपका 20 हो जाएगा, ठीक। 20 की अगर बात करें साथियों, अब देखिए ये 20 यहां पर आ जाएगा, सॉरी ये 5 यहां पर आ जाएगा, गुणा, अब ये साथियों यहां पर 8 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। तो अब 4 अट्ठे 32 हो गया, 32 - 3 हो गया, और प्लस आपका 18 हो गया, यानी कि 18 प्लस अब ये 29 हो जाएगा। 32 में से 3 जाएगा ना, तो 29, इन दोनों को साथियों आप जोड़ लीजिए, तो यहां पर 17 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो 47 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है आपके लिए। चलिए अच्छे से देखिएगा साथियों, कहा गया है कि 4 मित्र हैं KLMN, एक पंक्ति में ये बैठे हुए हैं और उनके मुंह दक्षिण दिशा की ओर हैं। तो एक पंक्ति ये हमने बना ली, 1 2 3 4 हमने लोग बना लिए, और इन सभी का मुंह साथियों दक्षिण की तरफ है, यानी कि इनका मुंह नीचे की तरफ है। और कह रहे कि L और M 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं। तो मान लीजिए एक और पंक्तियां बना लेंगे, 1 2 3 4, क्यों वो इसलिए हमने बनाई है, कह रहे L और M अंतिम छोरों पर है, यानी कि एक L यहां पर बैठा देंगे, M यहां पर बैठा देंगे। अब सपोज दैट ये भी हो सकता है कि L इधर वाली साइड ना होकर इधर वाली साइड हो, तो साथियों L हम इधर बैठा देंगे और M हम यहां पर बैठा देंगे। चलिए उसके बाद क्या कहा गया है कि K L और N के बीच में, यानी कि K जो है ना ये L और N के बीच में है, K जो है ना ये L और N के बीच में, यानी कि N यहां पर हो जाएगा, K यहां पर हो जाएगा। K जो है ये L और N के बीच में है। उसी प्रकार साथियों क्या K जो है ये L और N के बीच में है। इतनी बात साथियों क्लियर है? आप कहोगे यहां पर बिल्कुल क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या कहा गया है, कह रहे कि L और M हो गया, ये भी हो गया। कह रहे कि M और M दाएं से दूसरा है। अगर साथियों हम दाएं देखें तो दायां इधर ही तो हो जाएगा, ठीक है ना। दायां क्या हो जाएगा यहां पर M, अच्छा यहां पर कुछ कहा गया, एक सेकेंड। कह रहे कि K जो है ना ये L और N के बीच में है, तो K जो है ना L और N के बीच में हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि और M के दाईं ओर है। अच्छा K की बात चल रही, K जो है ना ये M के दाईं ओर है, तो K जो है ना ये M के दाईं ओर है। बिल्कुल साथियों है, K M के दाईं ओर है, इधर और इधर, क्योंकि इनका मुंह इस तरफ है, तो M का दायां ये होगा, दूसरा दायां ये होगा, यानी कि ये हमें साथियों बिल्कुल सही लग रहा है। पहला वाला हमें बिल्कुल सही लग रहा है। तो कह रहे कि K के ठीक बाएं कौन है, तो K किधर गया, K इधर है। K के ठीक बाएं कौन हो जाएगा साथियों, N हो जाएगा, यानी कि N आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए कि आपका यहां पर साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने उस बक्से का चयन कीजिए, कह रहे हैं कि जिसमें शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। सवाल असल में यह है, जैसे कि आपको ये जो पासे की साइड्स देखने को मिल रही है साथियों, 1 2 3 4 5 6, एक पासे में 6 साइड्स होती हैं। तो आपको बताने कि अगर इससे हम रियल पासा बना दें, यानी कि इस प्रकार का, तो हमारा वो कैसा पासा बनेगा, जैसे ए में है, जैसे बी में है, जैसे सी में है, जैसे डी में है। तो ये चीज आपसे पूछी जा रही है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, इसको मैं साथियों और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी चीज आपको देखने को मिल जाए। सवाल में कुछ नहीं है, पूरा सवाल तो यहीं पर है और ऑप्शन आपको देखना है बस। अब देखिए
इसको मैं ऊपर कर देता हूं। अब आपको बिल्कुल साथियों क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे ये पूछा जाता, पासे ये एक पासा दिया गया, आपसे पूछा जाता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, यानी कि 2 अगर इस साइड में है तो बिल्कुल विपरीत साइड पर क्या होगा। 2 अगर इधर है ना तो 2 का विपरीत पता क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो पहला सवाल बन गया। अगर आपसे पूछा जाता 5 का विपरीत क्या होगा तो 5 का विपरीत भी आप 2 बताते। अगर आपसे पूछा जाता 3 का विपरीत क्या होता तो आप 3 का विपरीत क्या बताते साथियों, 6 बताते। 3 का विपरीत 6 हो गया। अब बचा क्या, 1 बचा और 4 बचा, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगी। ये तो एक टाइप है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब आपको ये देखना है, देखिए जैसे कि मान लीजिए अब आपको यहां पर अगर साथियों बात करें हम लोग, मान लीजिए ये वाला पासा उठा लीजिए कि अब 2 का, ठीक है, अब मान लीजिए 2 है, 2 का विपरीत यहां पर क्या है, 5 है। तो 2 का विपरीत हमें 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये 3 है साथियों। क्या है साथियों, ये 3 है, ठीक है। अब 3 की बात करें तो 3 का विपरीत 6 है, तो 3 का विपरीत हमें 6, यहां पर 6 दिख रहा है। हमें ये सामने विपरीत कभी भी सामने नहीं होंगे, कभी भी सामने, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए 1 लिखा हुआ, 1 का विपरीत क्या है, 4 है, तो यहां पर तो हमें 1 का विपरीत 4 दिख रहा है। कभी भी विपरीत नहीं दिखेंगे, क्योंकि 1 अगर यहां पर है ना तो पता 6 कहां पर होगा, 1 का विपरीत इस तरफ होगा, इसके बिल्कुल नीचे। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए यहां पर भी साथियों अगर बात करते हैं 6 की, अगर बात करें 6 का विपरीत क्या है, 3 है, और 6 का विपरीत 3 हमें दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखिए जरा साथियों, 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत 3 है, तो 6 का विपरीत 3 हमें नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 की अगर बात करें साथियों, 4 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत 1 हमें नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का विपरीत साथियों क्या है, 5 है, 5 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहूंगा इस वाले से ये वाला पासा ही बन सकता है, यानी कि डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है, यानी कि जो सबसे अलग है। इस सवाल की अगर बात करें, ऐसे सवाल में साथियों आपको कर लेता हूं तो प्लेस वैल्यू देखिए, बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, पी 16 पर आता है, आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, जी 7 पर आता है, जे 10 पर आता है, साथियों एल आपका 12 पर आता है, और टी 20 पर आता है, वी 22 पर आता है, और एक्स साथियों किस पर आता है आपका XYZ, यानी कि 24, 25, 26, तो यहां पर 24 पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर अगर साथियों हम लोग समझने की कोशिश करें, देखिए 2 बढ़ाया, उसी प्रकार 16 से 18 2 बढ़ाया, यहां पर जो लॉजिक वही लॉजिक, यहां पर 3 बढ़ा दिया, फिर यहां पर 2 बढ़ाया, यहां पर 2 बढ़ाया, यहां पर 2 बढ़ाया, यानी कि मैं कहूंगा कि यहां पर साथियों 3 बढ़ाया जा रहा है, 7 से 10 हो रहा है, यानी कि जे से आई आना चाहिए, जे नहीं आना चाहिए। तो कौन सा साथियों गलत है, यानी कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए आपके सामने साथियों कथन है और आपके सामने यहां पर निष्कर्ष है। आपको बताने के कौन कौन सा कथन सही है, कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए कहने के सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हैं, तो मान लीजिए ये क्या हो गए, ये साथियों गीतकार हो गए। कह रहे सभी गीतकार, हम मान लेते हैं सभी गीतकार क्या हो जाएंगे साथियों, मॉर्निंग वॉकर हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए साथियों, ये आपके मॉर्निंग वॉकर हो गए, सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हो गए, ठीक है ना। कह रहे कि कोई लेखाकार स्नातक नहीं है, कोई लेखाकार स्नातक नहीं है, ठीक है। कह रहे कि सभी मॉर्निंग वॉकर लेखाकार हैं, तो सभी मॉर्निंग वॉकर कौन हो गए साथियों, लेखाकार हो गए। सभी मॉर्निंग वॉकर कौन हो गए साथियों, लेखाकार हो गए, ठीक है। अब यहां पर कहा गया था कि कोई लेखाकार स्नातक नहीं है, तो ये जो लेखाकार वाला है ना, कह रहे कि कोई लेखाकार क्या नहीं है, कोई लेखाकार स्नातक नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पता ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, अगर कोई लेखाकार स्नातक नहीं है तो कोई गीतकार भी स्नातक नहीं हो सकता, और कोई स्नातक गीतकार नहीं हो सकता, और कोई मॉर्निंग वॉकर भी स्नातक नहीं हो सकता, और कोई स्नातक भी मॉर्निंग वॉकर नहीं हो सकता। तो अब आपको निष्कर्ष पढ़ना है और बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। कह रहे कि कोई गीतकार स्नातक नहीं है, बिल्कुल कोई गीतकार स्नातक नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये बड़ा वाला आ गया है, कोई लेखाकार स्नातक नहीं हो सकता, तो कोई गीतकार तो उसका बच्चा है लेखाकार का, तो कैसे गीतकार कोई स्नातक हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। कुछ गीतकार स्नातक है, कैसे भैया, ठीक है, कुछ गीतकार स्नातक कहां पर है, गलत है। तो मैं कहूंगा केवल एक वाला सही है। अब सही है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 7 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। अभी सवाल था साथियों एक पंक्ति वाला,
अच्छा नहीं, पंक्ति वाला नहीं साथियों, वेन आरेख वाला था, इससे पहले वाला था, इससे पहले ये वाला, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। कह रहे कि 7 मित्र हैं वृत्ताकार मेज पर, ठीक है ना, वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो साथियों ये मान लीजिए मेज है वृत्ताकार और 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। क्या कहा गया है, कह रहे कि ए जो है ना ये बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो मान लीजिए बी को कहीं पर भी बैठा लो, बी को मान लीजिए यहां पर बैठा दिया और बी के बाएं से दूसरे स्थान पर ए बैठा है, यानी कि ए साथियों यहां पर बैठा है। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद कह रहे कि सी जो है ना, सी ये बी और जी के बीच में बैठा है, तो सी जो है ना, सी ये बी और जी के बीच में बैठा है, तो साथियों यहां पर आ जाएगा सी, यहां पर आ जाएगा जी। इतनी बात क्लियर है। बी और जी के बीच में बैठा है सी। उसके बाद कह रहे कि डी जो है ना, डी ये सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि सी के बाएं से दूसरे स्थान पर क्या होगा, यहां पर बैठा है डी, तो यार डी साथियों यहां पर बैठ जाएगा। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि ई जो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि ई जो है ना, जी किधर गया, जी के दाएं से दूसरे, जी ई जो है ना ये जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि ई यहां पर आ जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है साथियों, अच्छा एफ लिखा हुआ है, ए एफ के बीच बैठा है। अब देखिए अगर ये कुछ भी नहीं लिखा है तो अब बचा कौन, 7 लोग थे, ए बी सी डी ई, अब बचा एफ, तो एफ साथ तो यहां पर आ जाएगा, हमें इसकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, जी के बाएं से दूसरे स्थान पर साथियों ये बी है, तो मैं कहूंगा कि बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब साथियों यहां पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। मैथ के क्वेश्चन और सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर कहा जा रहा है साथियों कि 3/7 और क्या 3/7 और 18/5, क्या 18/5 का एलसीएम आपको ज्ञात करना। क्या साथियों एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करो। चलिए तो कभी भी अगर यहां पर आ जाए कि मतलब ऐसे बटे वाली संख्याएं आ जाए, तो पता क्या ऊपर वाला जो नंबर है ना, यानी कि 3 और 18 का आपको क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 3 और 18 का आप एलसीएम ज्ञात करो। लेकिन अगर यहां पर एचसीएफ लिखा होता, ठीक है, एचसीएफ लिखा होता तो आप 3 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करते और नीचे वालों का एलसीएम ज्ञात करते। अब यहाँ पर एलसीएम लिखा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे, नीचे का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसका साथियों एलसीएम आप ज्ञात कर लीजिए। 3 से करें तो 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा। 3 की अगर बात करें साथियों 3 दूना 6, 2 की अगर बात करें 2 एकम 2, तो 3 3 9, 9 दूना 18, यानी कि 18 तो साथियों एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अब एचसीएफ ज्ञात करना है 7 और 5 का। तो मैं कहूंगा एचसीएफ जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें एक नंबर यहां पर लिखना होता, मतलब एक ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों नंबर से कटे। अब ये तो अलग अलग नंबर से कट रहा है, ये 7 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो 1 लिख लो, ठीक है, 1 7 और 1 5 5। तो मैं कहूंगा 1 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा 18/1 को हम 18 लिख सकते हैं। तो 18 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अगर ऐसा सवाल आता है तो जो मैंने आपको बताया है ऐसे आपको करना होगा। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, देखिए और सवाल को और बहुत अच्छे तरीके से सवाल का आंसर बताइए मुझे। चलिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लेवल हार्ड लगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए साथियों कह रहे कि कोई दुकानदार है 912 में एक पंखा बेचता है और 14% का लाभ उसको मिलता है। अब इस पहली लाइन का मतलब अगर हम जानने की कोशिश करें, यानी कि एक दुकानदार 912 रुपए की जब कोई चीज बेचता है तो 14% का लाभ होता है, यानी कि वो 114 रुपए में बेची जा रही है, 114% में बेची जा रही है। तो अगर हम बात करें इसको 100% में वैल्यू निकालें, क्योंकि जो 100% की वैल्यू हम निकालते हैं ना साथियों, वो 100% की वैल्यू असल में क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी है। चलिए तो कैसे साथियों 100% निकलेगा, 912/114 इधर आ जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू निकल आ जाएगी। अब इसको साथियों आप क्या कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए। 2 से कट करें तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद साथियों 456 भाग कितना है, यहां पर साथियों 57 है। देखिए तकरीबन साथियों अगर बात करें 57 अट्ठे कितना हो जाएगा, 456 हो जाएगा। 57 अट्ठे 456 हो जाएगा, और ये 2 0 लगे हैं, ये 2 0 यहां पर लग जाएंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, 1 सेकंड रुकिए इसको हटा दूं मैं साथियों अब ये कह सकता हूं
कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई दुकानदार 912 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा था तो उसको 14% का लाभ हो रहा था, लेकिन अगर ठीक है 100% की वैल्यू निकाले, यानी कि एक ऐसा मूल्य जिस पर ना तो उसको लाभ हो ना उसको नुकसान हो, तो वो 800 मूल्य होगा। कितना होगा? 800 उसका मूल्य होगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि 1012 रुपए में एक अन्य पंखा बेचने पर 8% की हानि होती है, यानी कि अगर बात करें साथियों हानि होती है तो 92% में वो वस्तु को बेचता है और 1012 रुपए की वो वस्तु बिकती है। कह रहे कि उसका समग्र लाभ बताइए, या अगर हानि हो रही है तो उसका समग्र हानि बताइए। तो इसका 100% ज्ञात कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 1012 बटे 92 यहां पर आ जाएगा। 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करा लेंगे, 2 से कट करे 2 पंजे 10 हो जाएगा, 0 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौक 8 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट करे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 तियां 6 हो जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए साथियों 253 की अगर बात करें 23 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो ये तकरीबन 11 बार में जाएगा। अरे भाई 230 प्लस 23 253 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या, मैं कह सकता हूं 2 जीरो जो यहां पर लगे तो वो यहां पर लग जाएंगे, यानी कि साथियों 1100 यहां पर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, ये मैं साथियों इसलिए निकाल रहा हूं, देखिए 1100 आ गया यहां पर। कहने का मतलब ये है कि उसका लाभ होगा या उसकी साथियों हानि होगी। तो उसका लाभ होगा, खरीदा इतने में था एक वस्तु को, दूसरी वस्तु को इतने में खरीदा था, यानी कि टोटल वस्तुओं को 1900 रुपए में खरीदा जा रहा है, बेचा कितने में जा रहा है ये आप लोग देखिए जरा। 912 और 1012 में वस्तुओं को बेचा जा रहा है। तो इसको भी साथियों यहां पर कर लीजिए, 912 और 1012 में वस्तु को बेचा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 ये 2 ये 9 ये 1, यानी कि 1924 रुपए में बेचा जा रहा है। यहां से तो हमें पता चल गया ये विक्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य है, टोटल दोनों को जोड़ा, यानी कि दोनों को बेचा गया 1924 रुपए में और खरीदा गया 1900 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 24 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था साथियों। अब बस आपको 24 रुपए को प्रतिशत में बदल लेना है, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो 24 रुपए को साथियों प्रतिशत में बदलेंगे तो 24 गुणा यहां पर 100 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा साथियों, बटे आपका 1900 हो जाएगा। 1900 2 जीरो साथियों ये आपके कट गए, ठीक है ना। 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कट गए। अब यहां पर अगर बात करें 19 एकम 19 19 एकम 19 हो जाएगा। ये एक काम करिए 19, अच्छा यहां पर ऐसा तो साथियों ऑप्शन कहीं पर आ नहीं रहा है, वैसे ही करिए साथियों। देखिए 19 एकम 19 हो जाएगा, ठीक। अब कितना बचा? 5 बचा, तो ये आ जाए, यानी कि एक सही 5/19% का लाभ होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। देखिए एक सही 5/19% का लाभ। तो मैं कहूंगा कि सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मेरा मानना है कि एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है और अगर आप इस सवाल को कर देते हैं तो ये समझ लीजिए आप हजारों हजार बच्चों को पछाड़ दोगे, लाखों लाख बच्चों को साथों आप पीछे कर देंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 6 गुणा ब्रैकेट में 6 गुणा 5 की पावर साथियों 2, ये पावर है, ये 2 पावर है, ठीक है। और ब्रैकेट बंद, और फिर साथियों 3 + 7 माइनस यहां पर क्या है 8 है। तो इसको सॉल्व करना है, क्या दिक्कत है साथियों। 6 गुणा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 पंजे 25 25 और 4 साथियों 100 हो जाएगा, ठीक है। ये साथियों 600 आपका हो जाएगा। इसको अगर साथियों करे तो 7 और 3 10, 10 में से कितना जाएगा साथियों आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 500 क्या बनेगा, एक सेकेंड, ये साथियों कितना हो गया, देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर ये 100 आपका हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, ये 100 आपका हो गया। तो 6 की गुणा आप क्या हो किससे हो जाएगी साथियों, 6 की गुणा आपकी 100 से हो जाएगी, 6 की गुणा आपकी 6 की गुणा, ठीक है, ये आपकी 100 से हो गई। और एक चिन्ह यहां पर लगा हुआ है, यहां पर साथियों भाग का निशान लगा हुआ है। तो अब 3 की बात करें तो 3 यहां पर आ जाएगा बिल्कुल, और ये साथियों 7 में से 8 जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों माइनस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है ना, +7 - 8। इतनी बात क्लियर है, आप कहोगे साथियों बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर अगर बात करें 3 से अगर इसको कट करें तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 200 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा साथियों आपका यहां पर 200 हो जाएगा। अब यहां पर माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का ये 1 आपका आ गया। तो मैं कहूंगा 199 आपका आंसर आ जाएगा। और 199 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु, ठीक है, औसत आयु 25 वर्ष थी। तो हम इस लाइन को ही सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम करो पूरा सवाल पढ़ लो। उसके बाद कह रहे कि 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है,
वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु कितनी है, यानी कि अब तीनों लोगों की औसत आयु कितनी है। अब परिवार में तो 3 लोग हैं, पति पत्नी और उनका एक बच्चा, यानी कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की, यानी कि हम मान सकते हैं हस्बैंड और वाइफ की, ठीक है, जो कि 2 लोग हैं, इनका औसत कितना था साथियों, 25 वर्ष था। अगर मैं आपसे पूछूं कि हस्बैंड वाइफ की टोटल आयु कितनी थी उस समय, तो 25 की 2 से गुणा करा दो, यानी कि 50 आ गया। अब हमें इससे मतलब ही नहीं है औसत से, हमें मतलब साथियों अब इससे है कि हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग कितना है, तो साथियों 50 वर्ष। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 7 वर्ष बाद उनका बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, तो 7 वर्ष की अगर बात करते हैं, 7 वर्ष इसमें जोड़ो हस्बैंड की आयु में, 7 वर्ष वाइफ की आयु में जोड़ो, यानी कि 14 वर्ष जोड़ो। 14 वर्ष बाद की बात चल रही है, यानी कि साथियों 60 64 हो गया। 64 तो हस्बैंड वाइफ की आयु है कुल, और इनका 2 वर्ष का बच्चा है। और ये 2 टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इनका औसत ऐसे तो ज्ञात होगा साथियों, ऐसे ही तो ज्ञात होगा, बिल्कुल। अब ये 66/3 आ गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 क्या आ गया साथियों, 22 तीनों का आपका औसत आ गया, और यही आपका आंसर आ जाएगा। और परिवार के सभी लोगों की औसत आयु आपसे पूछी जा रही थी, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि गोविंद, रहीम और सुधीर नाम के 3 व्यक्ति हैं और एक कार्य को 18 12 15 दिन में करते हैं। मान लेते हैं साथियों गोविंद, यानी कि गोविंद किसी काम को जो करता है ना वो 8 दिन में करता है, ठीक है। रहीम की अगर बात करें, रहीम उसी काम को 12 दिन में करता है, और सुधीर उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों काम करने के लिए जुट जाते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। अगर ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नंबर ले लेना है, जो नंबर 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। क्या नंबर होगा साथियों, मेरा मानना है कि शायद वो नंबर 120 हो जाए, क्योंकि ये 8 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8, 4 जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, इससे तो कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 12 एकम 12, और इससे भी कट जाएगा 15, 8 120 होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि गोविंद एक दिन में 15 काम करता है, सुधीर एक दिन में 8 काम करता है, और रहीम एक दिन में 10 काम करता है। और टोटल काम क्या है, ये नंबर टोटल काम है, टोटल काम 120 है। और ये तीनों मिलकर अगर एक दिन में काम करते हैं, यानी कि एक दिन में गोविंद इतना कर रहा है, रहीम इतना कर रहा है, सुधीर इतना कर रहा है, तो इन ये 15 और 10 25 और ये साथियों 33, यानी कि डेली काम ये तीनों करेंगे तो 33 काम करेंगे। टोटल काम है 120, कितने दिन में निपट जाएगा, इनको साथियों करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 40/11 दिन में काम निपट जाएगा। तो 40/11 को अगर पॉइंट में निकालना हो तब भी निकल जाएगा, तकरीबन साथियों 11 3 33, यानी कि 3 पौने 4 दिन के आसपास काम निपट जाएगा। तो अगर यहां पर ऑप्शन कैसा दे रखा है, 40/11 दिन दे रखा है, तो 40/11 दिन हो जाएगा। लेकिन 3 पॉइंट करके कुछ आता तो वैसे भी साथियों निकाल देता, यानी कि 3 दिन से थोड़ा सा ज्यादा समय में ये काम आपका हो पाएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है। साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए साथियों अगर आप ठान लिया है तो सिलेक्शन दिलाना आपको, तो सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल साथियों थकना नहीं है, बिल्कुल बोर नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों से बोर हो रहे हो, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में इतना टारगेट करूंगा कि 20 क्वेश्चन में से पूरे 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आपके सही हो। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाहर निकलो तो आप कहोगे भाई मेरे मैथ में 20 में से 20 सही हो गए, नहीं, जब आंसर की आएगी और जब वहां से आप चेक करोगे वहां आपके 20 में से 20 सही होंगे। तो आप साथियों पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने का नाम जिंदगी है, और पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तो मेरा मानना है कि हर एक चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको अगर किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना है तो अपना टाइम दीजिए साथियों, अपना समय अगर आप जिस किसी चीज को देते हो तो उसमें आप महारती बन जाते हो, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो। अगला सवाल देखिए करके, अब किसी राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज कितना है साथियों, ₹100 होगा। अब देखिए अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है, आपकी स्क्रीन पर ऐसा सवाल आ जाता है पेपर में, तो आप कैसे इस सवाल को करेंगे। आपको क्या क्या दे रखा है, कह रहे कि किस राशि के लिए, यानी कि राशि आपसे पूछी जा रही, मूलधन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, x% वार्षिक ब्याज दर, यानी कि दर कितनी दे रखी है साथियों, आपको x% दे रखी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि x वर्षों के लिए, यानी कि समय, यानी कि t कितना दे रखा है, x समय दे रखा है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है साथियों, साधारण ब्याज यानी कि SI कितना दे रखा है, ₹100 दे रखा है। आपको
आपको P बताना है। तो P बराबर यानी कि मूलधन बराबर क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे R गुणा T। तो बस साथियों क्या दिक्कत है, P बराबर यानी कि मूलधन बराबर SI कितना है, SI x है गुणा 100 हो जाएगा बटे R कितना है साथियों x है और T कितना है साथियों x है। तो इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा। P बराबर यानी कि मूलधन बराबर जो कि P राशि है तो ये 100 बटे x निकलेगा। तो क्या 100 बटे x आंसर होगा? ऑप्शन को जरा देखिए, 100 बटे x रुपए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो साथियों ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज पर, यानी कि आर की अगर बात करें तो आर कितना दे रखा है साथियों, 12% दे रखा है ब्याज पर कितने समय में, ठीक है ना। तो साथियों समय आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि अगर कोई धन राशि, कोई राशि अगर 1 होगी या हम इसको x मान लेते, 1x है, तो ये राशि की अगर बात करें साथियों दोगुनी हो जाती है। यानी कि राशि, धनराशि जो है ना वो 2x हो जाती है, मिश्रधन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है साधारण ब्याज क्या होता है, a माइनस p, यानी कि दोनों को घटाओगे साधारण ब्याज आ जाएगा जो कि x हो जाएगा। अरे भाई 2x में से x घटाओगे साधारण ब्याज आएगा, x आ जाएगा। तो अब t आपसे पूछा जा रहा है, t का सूत्र भी वही होता है SI गुणा 100 बटे p गुणा t। अब t की अगर बात करें, t बराबर साधारण ब्याज कितना निकाला, x निकाला गुणा 100 हो गया। P कितना है साथियों, P आपका x है तो x हो गया। और T की अगर बात करें, अच्छा T आपसे पूछा, यहाँ पर T नहीं आएगा, फिर यहाँ पर R आएगा। R कितना है, 12% है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 100 बटे 12 बचा, और कट करोगे तो 50 बटे 6 आ जाएगा, और कट करोगे तो साथियों 25 बटे 3 आ जाएगा, 25 बटे 3 आ जाएगा। अब समय कितना निकला है साथियों, 25 बटे 3 वर्ष निकला है, 25 बटे 3 वर्ष निकला है। तो इसको अगर और कट करोगे, देखिए 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24 और 1 बचेगा। यानी कि मैं कहूं साथियों 8 वर्ष तो लगेंगे, और 8 वर्ष इसमें है और इसमें है, 8 वर्ष और ये 1 बटे 3 ये साल है। इसको महीना बनाने के लिए इसको गुणा आप कर दो साथियों 12 से, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 8 साल 4 महीने का समय लगेगा। और 8 साल 4 महीने कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि अगर 782 रुपए को, क्या साथियों लिखा हुआ है, इस सवाल को भी बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि अगर 782 रुपए को 1/2, क्या 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 2/3, एक सेकेंड, 1/2 अनुपात और लिखा हुआ है फिर साथियों 2/3 अनुपात 3/4, 3/4 में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग क्या होगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करिए, क्वेश्चन एकदम बहुत टॉप लेवल का है। तो आप एक काम करो, ऐसे अनुपात थोड़ी ना साथियों, आप ऐसे अनुपात निकाल लो कि 1/2/3 या 2/3 ऐसे कैसे निकालोगे। ऐसे निकालने के लिए आपको इन नंबर का, नीचे वाले नंबर का एलसीएम चाहिए होगा, जैसे 2 3 4 का। तो इसका क्या निकलेगा साथियों, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2 और 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, तो मैं कहूंगा 12 आ जाएगा एलसीएम। तो अब 2 दूना 4, 4 3 12, तो अब हर 12 की गुणा इससे करा दो, हर 12 की गुणा इससे। अब आपको रेशियो मिल जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6, तो 6 आ गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8 आ गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 3 9। यानी कि मैं कह सकता हूं कि तीनों का रेशियो आपको पता चल गया है और तीनों का योग आपको दे रखा है, 782 रकम है। तो पहला भाग आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि 6x का मान आपसे पूछ रहे हैं। तो 6 का अनुपात कैसे निकालोगे साथियों, 6 लिख दोगे, बटे में इन सब का योग लिख दोगे। 8 9 कितना हो जाएगा साथियों, 9 और 6 15, और ये आपका कितना 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या साथियों आप एक काम करिए, क्या साथियों 23 पूरा कटेगा 782 से, 782 से क्या 23 पूरा कटेगा, एक बार देखिए जरा। अगर 23 तिया की बात करें, क्या साथियों 23 तिया की अगर बात करें तो 69 होते हैं, 23 तिया कितने हो जाए, 69 हो गए। अब इसमें से साथियों कितना बचा आपका, कितना बचा साथियों, 69 हो गए, 70 हो गए, ठीक है ना, 70 यानी कि 1 उधर हो गया, 8 इधर हो गए, तो मेरे ख्याल से 9 बच गया, ठीक है ना। तो अब साथियों 23 चौक कितने होते हैं, 23 चौक साथियों 92 होते हैं, तो मैं कहूंगा 6 या 34 यहां पर आ जाएगा। तो 34
छंग कितने हो जाएंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 3 18 19 20, यानी कि 204 जो आएगा वो पहला भाग आ जाएगा। ऐसे आप दूसरा भाग भी ज्ञात कर सकते हैं और तीसरा भाग अगर आपसे पूछे तो तीसरा भाग भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 2200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के उसी वस्तु के बराबर है। ठीक है ना, ये साथियों कॉमा लगा हुआ, ये पॉइंट अपना समझिए, कॉमा लगा हुआ है। तो कहने के लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए, उस सवाल में कहा जाए कि एक वस्तु को जब इतने रुपए में बेचा जाता है तो उनसे जो लाभ होता है, क्या उनसे जो लाभ होता है वो इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर होता है। यानी कि कभी अगर लाभ बराबर हानि का सवाल पूछा जाए तो आपको पता क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये तो आपको पता होगा साथियों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है साथियों, लाभ होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं साथियों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि होता है। ये बात आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, लाभ की बात की गई है, यानी कि 5800 रुपए में मान लीजिए साथियों क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी की अगर बात करें क्रय मूल्य साथियों एक्स है। देखिए अगर इतने रुपए में बेचा है और उसका क्रय मूल्य इतना है तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बेचने वाला मूल्य ये है, 5800 रुपए में बेचा है और क्रय मूल्य हमने x माना है, तो क्या होगा, हमें लाभ ज्ञात हो जाएगा बराबर। अब देखिए इतने रुपए में बेचने वाली, अब मान लीजिए साथियों क्या क्रय मूल्य आपका ये है, अब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 2200 हो जाएगा। ये अगर लाइन आपकी समझ में आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है साथियों आपको। ठीक है, तो फिर साथियों ये सवाल आपके लिए बहुत आसान, बहुत सरल सा साथियों हो जाएगा। चलिए अब यहां पर अगर बात करें उसके बाद क्या होगा, अब इसको साथियों आपको कैलकुलेट करना है। देखिए माइनस का x और ये जब ये उधर जाएगा तो साथियों 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2200 है, इधर आएगा तो ये साथियों प्लस हो जाएगा, यानी कि 5800 प्लस 2200, तो डबल जीरो आ गया, जीरो आ गया, ये 8 आ गया, यानी कि बराबर क्या आ जाएगा साथियों 8000 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 4000 आ जाएगा, बिल्कुल। यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना है साथियों, क्रय मूल्य आपका 4000 रुपए है। तो लाभ आपसे पूछ रहे हैं, अरे भाई किसी चीज को अगर आपने 4000 में खरीदा है और 5800 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं तो साफ साफ साथियों 1800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है 1800 रुपए का। तो 1800 रुपए का लाभ हो रहा है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम ये क्वेश्चन है। कैसा अंतिम सवाल है, कहने के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है, उसी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए आपको चाल दी गई है साथियों कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, आपको समय दे रखा है साथियों, क्या समय दे रखा है 4 घंटे। तो अगर मैं आपसे दूरी पूछूं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी निकलेगी साथियों, 60 गुणा 4, यानी कि दूरी आपकी जो निकलेगी साथियों कितनी निकलेगी, 6 चौक 24, यानी कि 240 किलोमीटर ये दूरी निकलेगी। तो अब यहां पर कहने के उसी दूरी को, यानी कि 240 किलोमीटर की जो दूरी है, इसी दूरी को अगर 1.5 घंटे में साथियों अगर तय करना हो, 1.5 घंटे में अगर तय करना हो तो साथियों चाल क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट कर दो, चाल आपकी निकल आएगी, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, 5 से कट करे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 जाएगा 40 हो जाएगा, 5 छठे 40 हो जाएगा, 0 आ गया, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 छंग 18, 0 आ जाएगा। यानी कि चाल आपकी कितनी निकली साथियों, चाल आपकी निकली 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और 160 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ 2-4 मित्रों के साथ शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए देखिए फरवरी 2024 का जो पेपर है, फरवरी 2024 में जो शिफ्ट हुई थी उन सभी शिफ्ट का साथियों हल सहित आपको पीडीएफ दी जाएगी, हल सहित आपको पीडीएफ दी जाएगी। यानी कि मैथ का सॉल्यूशन, रीजनिंग का सॉल्यूशन, हिंदी का सॉल्यूशन, जीके का सॉल्यूशन। तो साथियों ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही। मेरा मानना है कि अगर किसी भी एग्जाम को आपको पास करना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के पूरा पेपर साथियों, मैथ रीजनिंग आपका वहीं से आएगा, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन है मैथ के और रीजनिंग के कि उससे बाहर कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। बाकी थोड़ा बहुत अगर नंबरिंग वगैरह से ये सब चेंज हो जाए ना
तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कुछ साथियों वहीं से आएगा। तो ये 45 रुपए में दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है SSC MTS PDF करके, वहां से जाकर साथियों आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।